नाज़रीन, जैसे जैसे पाकिस्तान में कोरोना सुकड़ रहा है वैसे वैसे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। पहले दर्जा बदर्जा कारोबारी सरगर्मियां बहाल हुई, मुल्क की मैशत का पहिया चलना शुरू हुआ और अब पढ़ाई का सिलसिला भी दोबारा शुरू होने जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी समेत तमाम तालीमी इदारों की रौनकें बहाल होने जा रही हैं, क्योंकि कोरोना की वबा आखिरी दमों पर है। इसीलिए वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मशावरत के बाद आज ये ऐलान किया कि मुल्क के तमाम तालीमी इदारे मरहलावार खोले जाएंगे। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं 10वीं इंटरमीडिएट और यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। उनका 7 दिन तक हालात का जायजा लिया जाएगा। अगर सूरत हाल तसल्ली बख्श रही तो छठी से 8वीं तक की क्लासेस 23 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और अगर ये मरहला भी कामयाब रहा फिर आखिरी मरहले में 30 सितंबर से तमाम प्राइमरी से नीचे के तमाम तालीमी इदारों को भी इजाजत दे दी जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, क्या कहा सुनिए। तो ये सारे तालीमी इदारे हैं, इनका और जो आज फैसला आज किया गया है इसका इतलाक सब पे है, मदारिस पे भी है, सरकारी स्कूलों पे भी है, प्राइवेट स्कूलों पे भी है और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उन पर भी है। जहाँ पे हमने ये महसूस किया कि SOPs पे या एहतियात नहीं बरती जा रही, वहाँ पे हुकूमत जो है वो फिर तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तालीमी इदारों को खबरदार किया कि SOPs पर अमल करना लाजमी है, जहाँ अमल ना हुआ वहाँ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौका पर उन्होंने वालिदैन से भी ताउन करने की दरख्वास्त की। तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कपड़े का मास्क, एक कपड़े का हिस्सा लेके एक रुमाल नुमा जगह को कपड़े को उसके साथ डोरियाँ डाल के उससे भी मास्क बनाया जा सकता है और उसको रोज़ाना धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको खांसी है, बुखार है ख़ुसूसन, तो आप किसी सूरत भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी मत जाएँ। लेकिन तालीमी इदारों को भी ये हिदायत की गई है कि इस किस्म की सिम्टम की स्क्रीन और जहां मुमकिन हो वहाँ टेम्परेचर चेक किया जाए। हुकूमत SOPs पर अमल के लिए इंतहाई मुहतात है, इसलिए बच्चों के हवाले से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए असातिज़ा को कोरोना टेस्ट के बाद स्कूल में दाखिल होने दिया जाएगा। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के कोरोना टेस्ट हुकूमत कराएगी। 2 हफ्ते कबल मुराद रास ने ही कहा था कि कोरोना टेस्ट टीचर्स के लिए लाजमी है और इन्हें खुद ही ये टेस्ट कराना होंगे। सबसे पहले तो हर टीचर का कोरोना टेस्ट होगा ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है जी। 3 दिन पहले की वो रिपोर्ट लेकर आएंगे, स्कूल खोलने से 3 दिन पहले की हर टीचर का कोरोना टेस्ट होगा, अदरवाइज टीचर को स्कूल मेंटेन नहीं होने दिया जाएगा। एक टीचर है जिसको माशाल्लाह जबरदस्त सैलरी मिल रही है, वो एक कोरोना का टेस्ट करा के आके अपनी जॉब पे नहीं आ सकता। ये तो मेरे ख्याल से एक बड़ा ही अनफेयर किस्म का काम होगा। हुकूमत अपनी हिकमत अमली को कामयाब बनाने के लिए हर पहलू को देख तो रही है, लेकिन SOPs पर तब तक कामयाबी से अमल नहीं हो सकता जब तक तालीमी इदारों के साथ साथ बच्चों के वालिदैन भी हुकूमत के साथ ताउन पर आमादा ना हो। और इस हवाले से भी सामने आने वाले हकायक खासे हौसला अफजाएं। बैनुल-अक़वामी रिसर्च कंपनी IPSS पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजने की हामी वालिदैन की तादाद बढ़ गई है। कोरोना के बायस स्कूल भेजने के मुखालिफ वालिदैन का तनासुब 79% से कम होकर सिर्फ 37% रह गया। जून में 79% वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। वालिदैन स्कूल खुलने के हक में हैं, इसीलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बच्चों की सेल्फ स्क्रीनिंग के हवाले से हुकूमत के साथ ताउन भी करेंगे। वालिदैन और तालीमी इदारे तालीमी सरगर्मियों की बहाली चाहते थे। हुकूमत के ऐलान के बाद सब खुश है, लेकिन अब अहम बात यह है कि इस फैसले का हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। क्या तालीमी इदारों में जाकर वो बीमारी से महफूज रह सकेंगे? हुकूमत इस बात को कैसे यकीनी बनाएगी कि SOPs पर सख्ती से अमल हो? स्कूल इंतजामिया वो बच्चों की हिफाजत कैसे यकीनी बनाएगी? अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बच्चों को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? और अगर खुदा न खास्ता बच्चों को बीमारी लगी तो वो बीमारी घरों में उनके वालिदैन, उनके बहन भाइयों तक भी मुंतकिल हो चुकी है। और अगर ये सूरत हाल हुई तो फिर इसका हल क्या होगा? इस हवाले से अगर आलमी सतह पर देखा जाए नाज़रीन, तो कई मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल खोले हैं और वहाँ एहतियाती तदाबीर पर अमल भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना वायरस का मरकज समझे जाने वाले चीन के शहर वुहान में भी स्कूलों समेत तालीमी इदारे खोले गए, लेकिन ये स्कूल खोलने से पहले और तालीम के दौरान
हिफाजती इकदामात का बहुत सख्त ख्याल रखा जाता है। क्लासेस शुरू करने से पहले पूरे कैंपस को जरासीम से पाक किया जाता है। स्कूल दाखिले से पहले बच्चों का दर्जा हरारत चेक किया जाता है। क्लास में मास्क पहने जाते, तलबा कम से कम 1 मीटर का फासला रखें। अभी स्कूलों में 7 माह के वक्फे के बाद तदरीसी सरगर्मियों का दोबारा आगाज कर दिया गया। ईरान में तो चीन से भी ज्यादा एहतियात की जा रही। आम फेस मास्क की बजाय फेस शील्ड वो बच्चों के लिए लाजमी करार। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में भी 21 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है और चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी कई माह से बंद स्कूल अब खोले जा रहे हैं। जबकि नॉर्वे, मलेशिया, ताइवान, डेनमार्क समेत कई ममालिक में तो पहले से ही स्कूल खुल चुके हैं। नॉर्वे में समाजी फासला रखने के लिए तलबा के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन्हें तालीम दी जाती है। एक ग्रुप में 15 से ज्यादा बच्चे जमा नहीं किए जा सकते। किसी खुले इलाके में तो समाजी फासला रखना मुमकिन है, लेकिन किसी स्कूल के क्लासरूम में तो तामीर ही बच्चों की तादाद के हिसाब से की जाती। तो जो क्लासरूम बना ही फर्ज कर लें आप कि 20 बच्चों के लिए, इसमें 20 बच्चे आ गए तो समाजी फासला कैसे मुमकिन होगा? डेनमार्क में इसका मुनफरिद इलाज ढूंढा गया। डेनमार्क में स्कूल्स के ग्राउंड में टेंट लगाकर क्लासरूम्स बना दिए गए। ताइवान ने बच्चों के दरमियान समाजी फासला रखने के लिए बहुत ही मुनफरिद तरीका अख्तियार किया गया। वहां बच्चों की मेज पर प्लास्टिक के एक दीवार सी बना दी गई ताकि जरासीम का फैलाव वहां से रोका जा सके। बच्चे खाना खाते जाएं तो वहां भी इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वो एक दूसरे से फासले पर बैठे। ताइवान ने बच्चों को बचाने के लिए दीगर तरीके तो हैं ही जो चीन में इख्तियार किए गए, जैसे कि दाखिले से पहले बच्चों पर जरासीम को स्प्रे का छिड़काव, दर्जा हरारत का चेक करना, स्कूल दाखिले से पहले जूतों को भी जरासीम से पाक करना। लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प काम किया गया, जैसे अपने यहाँ हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, नाज़रीन, CR होता है जो बच्चों पर नजर रखता है और टीचर को उनकी शिकायतें भी लगाता है। इसी तरह ताइवान की हर क्लास में एक सफाई का मॉनिटर भी मुकर्रर किया गया है। क्लास को जरासीम से पाक रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। इस तरह से बच्चों में भी अपनी हिफाजत करने का शऊर पैदा होता है। मलेशिया में भी स्कूल खोले गए और इसके लिए SOPs तय की गई। इन SOPs में समाजी फासला रखने की हिदायत तो दर्ज है ही। यह भी कहा गया कि तलबा को कैंटीन में बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि इन्हें अपना खाना घर से ही लाना होगा और क्लासरूम में बैठकर ही खाना होगा। मलेशिया के DG हेल्थ डॉक्टर नूर हशाम ने कहा है कि हालात के साथ साथ वो अपने SOPs में भी तब्दीलियां करते जाएंगे। पाकिस्तान ने भी स्कूल खोलने हैं तो हमारे पास इन ममालिक की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या हमारे यहाँ SOPs पर पाबंदी मुमकिन बनाई जाएगी? पूछेंगे। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब का पंजाब से, और सिंध से हैदर अली साहब का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, क्या ये SOPs जो मैंने अभी दिखाई हैं, इस स्टैंडर्ड की SOPs, सारी की सारी नहीं, लेकिन क्या इनमें से अक्सर SOPs जो कि बच्चों के लिए जरूरी हैं, क्या अब स्कूल खुलने जा रहे हैं तो आपको लगता है आप फॉलो कर पाएंगे उन SOPs को? देखिए जी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। 15 अगस्त से अल्लाह का शुक्र है हमने पूरे मुल्क के अंदर अपने तालीमी इदारे खोले। हमारे विंटर एरिया में गिलगित बल्तिस्तान AJ के जो KPK है, फिर बलूचिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको सक्सेस स्टोरी दी है। सिंध के अंदरून एरिया में और पंजाब के जनूबी एरिया में काफ़ी हद तक हमारे तालीमी इदारे खुले। चंद बड़े शहरों में हमें पुलिस की और पकड़ दकर FIR इंतज़ामिया की तरफ से स्कूल सील करने जैसी चीज़ों का जो सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस तरह मदारिस ने सक्सेसफुली एक ज़बरदस्त SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के जरिए साबित किया कि जिम्मेदार है, उस तरह प्राइवेट स्कूल जहाँ तालीमी इदारे हमने खोले, इन SOPs को जो कि हमने इनको गवर्नमेंट को अप्रैल के दे दिए थे, हमने सक्सेस स्टोरी दी। अब तो जो गेंद है वो गवर्नमेंट की एक कोर्ट में है, जहाँ उनके पब्लिक स्कूल जो हैं 1,52,000 से कम होके जो कि 1,31,000 रह चुके हैं, वहाँ 50 अरब रुपया इनको दरकार है SOPs पे अमल दरामद करने के लिए। ये बुनियादी तौर पर चूंकि उनके पास 70% आज भी मिसिंग फैसिलिटी है, अमल दरामद तो बड़ी दूर की बात है, इनके पास है ही नहीं कुछ वहाँ पे करने के लिए, ना वो फीवर गन्स इनके पास हैं, ना वहाँ पे वो बंदा इन्होंने डिप्यूट किए इन कामों के लिए, ना मास्क ये दे रहे हैं। अभी तो हालत ये है कि आप एडवाइजरी आ रही है कि जनाब आप रुमाल बांध के भी आ जाएं स्कूल में, तो SOPs के लिए वो आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर रुमाल ही बंधवाना था तो बेहतर था फिर आप जो 6 माह या 8 माह बच्चों के क्यों बर्बाद किए हैं, 7.5 करोड़ बच्चों को आउट ऑफ स्कूल क्यों किया है, उनको पहले दिन ही आप रुमाल के ऊपर लगा देते। मेलों में हमने रुमाल बच्चों को पहना दिए और मास्क दे रहे हैं सर, प्राइवेट स्कूल्स वाले बच्चों को मास्क दे रहे हैं सर, SOPs हो गए।
प्राइवेट स्कूल तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% एसओपीज को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 87% हमारे पेरेंट हमारे साथ हैं। पेरेंट तो बल्कि अब रेटों पे भी गए और आपने ये देखा, हमने कंसेंट फॉर्म हमने दिए पेरेंट को कि अगर जो बच्चे स्कूल में आना चाहते हैं, अगर नहीं कोई जाना चाह रहा, हमने कहा आप होम असाइनमेंट लें, घरों में उनको तैयारी कराएं। लेकिन 87% जो पेरेंट हैं उन्होंने अपना जो है वो कॉन्फिडेंस दिया और जहां पे डिजर्विंग केसेस हैं मैं अब उन एसओपीज पे थोड़ी सी मैं आपकी वजाहत चाहूंगा मिर्जा साहब कि प्राइवेट स्कूल्स अपने असाजा के टेस्ट करवाएंगे अपने पल्ले से, दूसरा ये असाजा समेत उस स्टाफ के भी जो बच्चों को हैंडल करता है, और साथ में मास्क भी आप अपने बच्चों को प्रोवाइड करेंगे सर? देखें जी, पहली बात तो मास्क का मैंने गुजारिश कर दी है कि स्कूलों के अंदर तो जो डिजर्विंग केसेस हैं उसमें टोटली पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फेडरेशन लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पेरेंट खुद करेंगे। अब दूसरी बात जो आपने बात की ना, ये बड़ी खतरनाक है, इसकी जरा थोड़ी सी बारीकी को अगर आप देखें, ये जो इन्होंने हमारे मुराद राज साहब वज़ीर तालीम पंजाब को बैठे बैठे ख्याल आया कि क्यों ना 15 लाख टीचर है पब्लिक प्राइवेट का मिला के पंजाब के अंदर, और पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें 25 लाख प्राइवेट पब्लिक टीचर है। इन्होंने एक कहानी ये छोड़ी कि जनाब जो है कोरोना टेस्ट करा के हैं। अरे भाई, कोरोना टेस्ट आपने पूरे पंजाब में 8,96,000 करवाया है 6 माह के अंदर पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करके। अब अगर आप प्राइवेट स्कूल के से कमाना चाह रहे हैं, 8,000 से लेके 15,000 का एक कोरोना टेस्ट होता है। जो बेचारे 6 से 8 माह से जो बेरोजगार हैं, असाजा को, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट का है, उनसे आपने बटोरने का क्या ये तरीका? क्या मुराद राज साहब ने अपनी कोई लेबोरेटरी बना ली है या किसी को फेवर देना चाह रहे हैं? 20 अरब रुपया चाहिए इन कोरोना टेस्टों में जो ये टीचर्स से करवाएंगे, और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको पता है कितना टाइम चाहिए? अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 6 माह लगाए थे 8,96,000 में, तो कम से कम आपको 25 लाख टीचर का कोरोना टेस्ट कराने के लिए 2 से 3 साल चाहिए। इसका मतलब है इस आड़ में जब तक वो टेस्ट नहीं होंगे तो क्या आप ये जो है एसओपीज के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, आप क्लासें नहीं कराएंगे? हम कोरोना टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके अखराजात चाहे वो पब्लिक टीचर है चाहे वो प्राइवेट टीचर है, गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एसओपीज हैं। हम तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां तक आपने हमें कहा है वो हम कर रहे हैं। और फिर एक और बात भी पैदा होती है, अगर आप टीचर का कोरोना टेस्ट कराएंगे जिसके पास बच्चा 6 घंटे रहता है, तो 18 घंटे तो वो पेरेंट के पास रहता है, फिर तो उन पेरेंट का भी जो लाजमी कोरोना टेस्ट होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि एडवाइजरी जो है WHO की वो ये है कि 17 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसका ना तो वो करियर है ना उसके वो मुतासिर होता है। और दूसरी बात जो है कि इस वक्त सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया में है कि बच्चे मुतासर नहीं हुए, सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान में बच्चे मुतासर नहीं हुए। आपकी जो यास्मीन राशिद है उसने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे महफूज हैं। शफकत महमूद ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने ये फरमाया कि एनसीओसी के काशिफ भाई एक लम्हा दीजिएगा, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया टेस्ट के हवाले से भी, एसओपीज के हवाले से भी। अब मैं जरा हैदर साहब को भी लूप में ले लूं। हैदर साहब, क्या आपको वो तमाम एसओपीज जो गवर्नमेंट ने जारी की हैं, मिर्जा साहब ने तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, आपको कबूल हैं या फिर आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि आज जो वज़राए तालीम के इजलास में 15 सितंबर से मरहलेवार तालीमी अदारे खोलने का फ़ैसला किया, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन इसका खैर मकदम भी करती है और इसे खुश आइंद भी करार देती है। अब मामला जो है वो 2 तरह से आपको देखना पड़ेगा। एक वो एसओपीज और एहतियाती तदाबीर जो कि हुकूमत हमें दे रही है और जिन पर हमें अमल दरामद करना है, और दूसरे इस पोस्ट कोविड-19 के पैदा होने वाले वो मसाइल जिनसे बच्चे भी मुतासिर हुए हैं और जिनसे स्कूल भी मुतासिर हुए हैं। मैं उनकी तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मैं ये गुजारिश किए देता हूं कि सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने 4 सितंबर को जो एसओपीज मंजूर किए हैं वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव एसओपीज हैं, जिसमें स्कूल इंतजामिया, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स तमाम के लिए गाइडलाइंस मौजूद हैं, और उसमें कहीं भी ये नहीं है कि हर टीचर को कोरोना टेस्ट कराना लाजमी है, क्योंकि माहिरीन सेहत भी ये कहते हैं कि बगैर साइन और सिम्टम्स के किसी को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। टू ऑब्लाइज दोज एसओपीज, आप गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं उन पे अमल करना है सर, उनसे आप मुत्तफिक है? मैं आपसे जो सूबे सिंध में एजुकेशन की स्टीयरिंग कमेटी जिसको वजीर तालीम सिंध खुद चेयर करते हैं, उसने अपनी सरबराही में जो एसओपीज तैयार किए हैं उन तमाम एसओपीज ही की बात मैं कर रहा हूं आपसे
कि वो SOPs जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हैं, टीचर्स के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं और इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी हैं, और उसमें तमाम वो SOPs हैं जो डूएबल है। जी, कोरोना टेस्ट लाजमी नहीं है, क्योंकि माहिरीन सेहत भी कहते हैं कि वो शख्स जिसमें कोई साइन सिम्टम नहीं है उसको बिला वजह टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं काशिफ साहब इसी से जुड़ी हुई जो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा वापस आता हूं, वो ये मैं आपके पास वापस आऊंगा सर, एक लम्हा दीजिएगा। काशिफ साहब, टेस्ट वाली बात देखिए, मैं खुद भी बड़ा नाकिद रहा हूं इस चीज का कि स्कूल जो है वो ऐसे नहीं खुलने चाहिए, लेकिन टेस्ट वाली बात थोड़ी सी समझ से बाहर इस तरह से है कि एक शख्स टेस्ट करवाता है अपना और वो 2 दिन के बाद रिजल्ट आता है और वो नेगेटिव है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि पूरा महीना नेगेटिव रहेगा? वो अगले ही लम्हे किसी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पे कोई शख्स छींक देता है, उसको कोरोना खुदा ना खासा हो जाता है, तो वो टेस्ट लिए तो हाथ में नहीं फिरेगा ना कि भैया मैं नेगेटिव हूँ। तो ये इस पर कोई बात हुई है आपकी वज़ीर तालीम से कि भाई ये टेस्ट वाला मामला क्या है? इस मामले से तो बहुत फिर अजीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो बादशाह लोग हैं, तो किसी को सुनना चाहते नहीं या पूछना चाहते हैं, और इनकी अपनी एक सोच होती है, उसको लेके ये चलते हैं। पूरी दुनिया में ये पहली कहानी होगी, पहली स्टोरी होगी कि पूरे आप जो है टीचर्स के जो कोरोना टेस्ट करवाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कहीं अलामत दिखाई देती है, कोई आपने फीवर गन में चेक किया, उसके कोई आपको बुखार नजर आया या किसी बच्चे में, ये तो बात चलो समझ आती है कि वो आपको उसको टेस्ट करा लो। फिर आप क्या पेरेंट के भी टेस्ट कराओगे, टीचर्स के भी टेस्ट कराओगे? तो ये मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया में ये पहली मिसाल होगी। तो मेरा ख्याल है हमारे जो अरबाब ख्याल है उनको रिव्यू करना चाहिए। पंजाब के ऊपर इतना बड़ा जुल्म जो है वो एक ऑलरेडी ऐसा एक हमारे ऊपर जो वज़ीर तालीम मुसल्लत है, जिसकी बात को फिर बाद में हुकूमत को जो है बैकआउट करना पड़ता है, यू टर्न लेना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर शफकत फरमाएंगे और इस जो कंडीशन को जो कही जा रही है इसको रिव्यू करेंगे और NCOC के इजलास में इसको जो है रद्द किया जाएगा। मैं बल्कि ये समझता हूँ कि ये जुल्म होगा हमारे असातिज़ा के साथ, जो कि इतने सालों से जो इतने अपने मत से बेरोजगार रहे हैं। आखिरी बात, वो बिल्कुल ठीक है, आप इस पॉइंट से मुत्तफिक हैं, अपने खर्चे से करवाएं। बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है। अच्छा, आप हैदर साहब, आप आखिरी बात जो मुकम्मल करना चाह रहे थे मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी हैदर साहब। जी, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जो SOPs सिंध हुकूमत ने जारी किए हैं, वो तमाम SOPs जो है मुशावरत के साथ और बड़ी कंसेंट के साथ जारी किए हैं। उसमें इमारतों की डिसइंफेक्शन हो, क्लासरूम्स की सफाई हो, या थर्मल स्कैनिंग डिवाइस हो, या एंट्री गेट पर सैनिटाइजेशन हो, या मास्क हो, या 2 शिफ्टों में अल्टरनेट डेज में बच्चों को तकसीम करके हम उसकी तादाद को कम करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके और तमाम लोगों को मास्क देकर हम ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। और बच्चों को अपना मास्क, अपनी वाटर बॉटल और अपना लंच जो है वो खुद लाना है, क्योंकि स्कूल में कैंटीन नहीं खुलेगी, रिसेस नहीं होगी, असेंबली नहीं होगी। इसके साथ साथ जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था वो ये कि जो आलमी अदारे रिपोर्ट दे चुके हैं कि लाखों बच्चा चाइल्ड लेबर का शिकार हो गया है, तो उन तमाम बच्चों को स्कूलों में वापस लाने के लिए भी अब हमें बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है। इसके अलावा मैं आप ही के तवज्जुह से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब को उन्हीं का वादा और ऐलान याद दिलाना चाहता हूं जो कौमी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काशिफ साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। 7 सितंबर का आज दिन है नाज़रीन। आज एक मुख्तलिफ बात करते हैं, आपको बताते हैं नाज़रीन कि दुनिया भर के जर्नैल बशमूल भारतीय जनरल पाकिस्तानी फौजियों के बारे में क्या कहते हैं, उनके दलेरी और बहादुरी के किस्से कैसे कैसे सुनाते हैं। इस वक्फे के बाद बात करेंगे और कराची के पैकेज के हवाले से भी बात करेंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, कराची के लिए पैकेज तो आ गया, लेकिन ये पैसे आएंगे कहां से? क्या वफाक के पास इतने पैसे हैं या एक बार फिर आदात का हेर फेर दिखा दिया जाएगा? पैसे आने से पहले ही कराची पैकेज पर दावों की सियासत शुरू हो चुकी है। इस बात पर सियासत हो रही है कि कौन ज्यादा हिस्सा दे रहा है, कौन कम हिस्सा दे रहा है। सिंध हुकूमत कह रही है कि हमारा हिस्सा ज्यादा है, वफाक कह रहा है कि नहीं हमारा हिस्सा ज्यादा है। वफाकी वजीर कह रहे हैं कि पैकेज में वफाक का हिस्सा 62%, सिंध का 38% है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान इन दावों को हकायक के मुनाफी करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1100 अरब में से 750 अरब रुपए तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक तो सालाना सिर्फ 35 अरब रुपए खर्च करेगा। अब 1100 अरब रुपए का सिर्फ ऐलान ही हुआ है और इस पर इख्तलाफात पैदा हो गए।
1100 अरब रुपए। 62% वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। 400 अरब रुपए, 800 बिलियन रुपीस, 750 अरब है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफ्ते के रोज कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। वाटर सप्लाई स्कीम्स के लिए 92 अरब रुपए, सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए 141 अरब रुपए, नालों की सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 267 अरब रुपए खर्च होंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई है जो तमाम मामलात की निगरानी करेगी। वफाक, फौज और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस कमेटी में शामिल किया गया है। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। तो मिलके जो हमारा टोटल पैकेज है वो है 1100 अरब रुपया। लेकिन ये अभी तक तय नहीं हो रहा कि इन 1100 अरब रुपयों में से कौन कितना हिस्सा डालेगा। न वफाकी और सूबाई हुकूमत के बयानात आपस में मिल रहे हैं, न वफाकी वुज़रा के बयानात आपस में मिल रहे हैं, न सूबाई हुकूमत के रहनुमाओं के बयान आपस में मिल रहे हैं। एक वजीर कहते हैं वफाक कराची को 600 अरब रुपए देगा, एक और वजीर कहते हैं 400 अरब रुपए देगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक तो सिर्फ 300 अरब रुपए दे रहा है, 400 अरब तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं सिंध हुकूमत के तो 750 अरब रुपए हैं। फेडरल हुकूमत जो है वो 611 अरब रुपए का हिस्सा डालेगी। 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन कोई 750 अरब है आउट ऑफ दी 1100 बिलियन रुपीस। यानी सारे का सारा हिसाब किताब ही उल्ट पुल्ट है ना। 1100 अरब रुपए अगर दे दिए जाते हैं नाजरीन तो ये खुशाइंद बात है, अच्छी बात है। इतनी रकम कराची पर अगर लग जाती है तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि ये रकम आएगी कहाँ से, क्योंकि इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बता चुके हैं कि 18वीं तरमीम के बाद से तो वफाक का दिवालिया निकल चुका है। कर्जों की किस्तें, सूबों को इनका हिस्सा, कि सब देने के बाद वफाक के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट तो वैसे ही बैंकरप्ट है। मैं जरा आप सबको बता दूं कि 18वीं तरमीम के बाद सेंटर के हालात क्या हैं। 5,500 अरब टोटल पैसा है सेंटर के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। इसमें से कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए तकरीबन 2,000 अरब निकल जाता है, बाकी रह गया 3,500 अरब। 3,500 अरब में 2,500 अरब सीधा सूबों को चला जाता है, बाकी रह गया 1,000 अरब सिर्फ डिफेंस के लिए हमें 1,700 अरब रुपया देना पड़ता है। तो पहले ही सेंटर 700 अरब रुपए का खसारे में चला जाता है। जब वफाक के पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसे नहीं है तो फिर कराची के लिए 1100 अरब रुपए का बंदोबस्त कहां से होगा। इस सवाल का जवाब में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम से रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की जाएगी और निजी शोबे को भी मुतहर्रिक किया जाएगा। वफाक वाकई ही अपने तरक्याती बजट से कराची के लिए रकम फराहम कर पाएगा। यही सवाल हरीफ सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज ने भी पूछा है कि खाली खजाने और तरक्याती बजट में कटौती के बाद कराची के लिए पैसे कहां से आएंगे। मैं सवाल ये करना चाहता हूं जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब, आपने जो कराची में 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया है, वेयर इज द मनी? आपने तो खजाना खाली कर दिया है, आपने तो तरक्याती बजट 50% काट दिया है। और सवाल तो ये भी है कि आज कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज से ठीक 1 साल 4 माह कबल 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। वो पैसा भी आज तक तरक्याती मंसूबों पर लगाना था। कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाना था उन पैसों से। K4 मंसूबा भी उसी पैसे से मुकम्मल होना था। ग्रीन लाइन समेत 18 मंसूबे मुकम्मल किए जाने थे। इन 162 अरब रुपए का ऐलान तो किया गया, लेकिन वजीर आला सिंध कहते हैं कि वो 162 पैसे भी नहीं मिल सके उनको। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है, इंशाल्लाह 162 अरब रुपए का पैकेज है। देखिए 162 अरब रुपए जो कह के गए थे, 162 रुपए भी नहीं है। कहीं कराची के 1100 अरब रुपए इसी तरह अदादोशुमार का धोखा तो नहीं, जैसे कोरोना रिलीफ फंड में किया गया। हुकूमत ने 1250 अरब रुपए कोरोना रिलीफ फंड के तौर पर ऐलान किया था, लेकिन बहुत फनकारी से गंदम की खरीदारी के लिए रखे गए जो पैसे थे और टैक्स रिफंड की जो रकम थी उसको भी कोरोना रिलीफ फंड में दिखा गया। एहसास प्रोग्राम के 144 अरब रुपए जो बजट में पहले ही रखे हुए थे उसको भी कोरोना रिलीफ फंड में दिखाया गया।
आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये हम झूठ बोल रहे हैं? आप गंदम हर साल प्रोक्योर करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन आपने 100 अरब का टैक्स रिफंड डाला है कि नहीं डाला? देखिए, आप मुझे बताएं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी हमने जो पैकेजेस दिए हैं वो बुनियादी तौर पे आप सिर्फ ये तो नहीं कर सकते हैं कि आपने सारे पैसे किसी एक अकाउंट में दे दिए कि जिसमें तो पैकेज कहां से हो गया जी? हमने इस मुल्क को चलाना है। आपने टैक्स रिफंड वापस करना था, हमने कहा हमने वो भी 112 में 1200 अरब में 100 रुपया। तो ये खर्चा नहीं है, ये खर्चा नहीं है जो तो पैसे ही उनके थे, रिफंड उनका। देखें, आपने रिलीफ देना है। ये रिलीफ कहां से हो गया? तो पैसा ही नहीं है, आपकी बिजनेस का पहिया चलेगा इससे। ये तो पैसा ही उन्हीं का है। देखें, पैसा उन्हीं का है। तो अब क्या जमानत है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा? और सवाल तो यह भी है कि अगर वाकई कराची को इतनी रकम दी जाएगी जितनी रकम का ऐलान किया गया है, तो ये पैसे आएंगे कहां से? पूछते हैं वफाकी वजीर फवाद साहब। सर, ये मैं पैसों के बारे में पूछता हूं कहां से आएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि अभी पैसे का ऐलान किया गया, पैकेज का ऐलान किया गया, और ऐलान करते साथ ही एक तनाज़ा खड़ा हो गया सर। और तनाज़ा भी बड़ा अजीब किस्म का कि एक वजीर कहते हैं कि जनाब हमारे पास कराची को देने के लिए 600 अरब रुपए हैं, दूसरे कहते हैं नहीं 400 अरब रुपए हैं। सिंध के पास एक और ही फिगर है, वफाकी वुज़रा में से हर मुख्तलिफ वजीर के पास एक डिफरेंट फिगर है। तो सर, ये फैसला किसने करना था कि कितने पैसे वफाक हो गए, कितने पैसे सिंध देगा? ये फैसला अगर किसी ने किया नहीं तो अब तक हो जाना चाहिए था। तो सर, ये कंफ्यूजन क्यों है? देखिए जी, कराची पैकेज के ऊपर तो खैर मुझे नहीं पता ज़्यादा कि फॉर्मूला क्या है, कहाँ से पैसे कट हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहा है। तो बेहतर होगा कि उसके ऊपर आप अली जैदी साहब या असद उमर साहब। अच्छा, यानी सर कर दिया गया, पैकेज का ऐलान कर दिया गया और ये तय नहीं किया, ये मॉडलिटीज तय नहीं की कि कौन किसको कितना हिस्सा देगा। अच्छा चले ठीक है सर, जितना भी होगा वो सूबाई गवर्नमेंट के थ्रू ही आपको कराची पे लगाना होगा, क्योंकि सारी हुकूमती मशीनरी तो उनके पास है। लेकिन मुझे सर ये बताइएगा कि आप सूबाई हुकूमत के कॉपरेशन के बगैर, और कॉपरेशन के बगैर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी बनती नहीं है सूबाई हुकूमत से। आप कई दफा वहां पर गवर्नर राज लगाने की बात कर चुके हैं, मुराद अली शाह की हुकूमत को घर भेजने की बात कर चुके हैं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वफाक में और सिंध हुकूमत में। तो सर, उनको एतमाद में लिए बगैर उनकी मशीनरी का इस्तेमाल आप कर नहीं पाएंगे, तो ये पैसा लगाएगा कैसे, लगेगा कैसे, लगाएगा कौन? देखिए जी, बात यह है फ्रेंकली कि असल में जो प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान जो फिक्स करने को कोई तैयार नहीं है, वो है प्रोवेंशियल सिस्टम के, हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको। प्रोवेंशियल गवर्नेंस सिस्टम जो हमारा है वो एक मांदा है, तबाहशुदा है, उसके अपने मसाइल हैं। वो मसाइल जो हैं वो हल करने को हम तैयार नहीं हैं। 14 ट्रिलियन रुपया सिंध जो है वो पिछले 10 सालों में ले चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि वो पैसा किधर गया है? ना आप अपनी पुलिस बना सके हैं, ना आपकी डेवलपमेंट का कोई आपका विजन है, और ना ही आपका कोई जो है वो उसका पता चला है कि वो पैसे किधर गए हैं। अब जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब तक चीफ मिनिस्टर्स को इस तरह के बेमहाबा इख्तियारात हैं, सूबाई असम्बलीज जो हैं उनमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अब आप देखिए तरीके से सूबों में ये होता है कि आप चीफ मिनिस्टर्स के डिस्क्रिशन के ऊपर पैसे रख दिए जाते हैं और वो चीफ मिनिस्टर फिर अपनी मर्जी से पैसे बांटता फिरता है। अब इस तरह तो दुनिया में कहीं नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर इस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो असल मसला है उसके ऊपर ना डिबेट है, ना ही उसके सोल्यूशन की तरफ कोई जा रहे हैं। जो आर्जी सोल्यूशन है उनकी तरफ हम बात करते हैं। अच्छा, मसला यानी कि आप ये मान रहे हैं फवाद साहब, ये मसला अभी भी कायम है। इवन देन के पैकेज का ऐलान हो गया, लेकिन ये तय नहीं हो पाया है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, डिस्पर्स कैसे होंगे। एक बात। अब अगला बड़ा अहम सवाल है सर, वो ये है कि ये बात खुद कह चुके हैं कई दफा प्राइम मिनिस्टर साहब कि 18वीं तरमीम के बाद दिवालिया निकल गया हमारा, और हम सूबों को पैसे देने के बाद, कर्जे देने के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। तो सर, वफाक अपना हिस्सा जो देगा वो पैसे कहां से आएंगे? मतलब उसका इंतजाम हो चुका है क्या? हमें मालूम है कि हमने किस मद से निकाल के पैसे कराची के हवाले करने? असद उमर साहब से या अली जैदी साहब से पूछ सकेंगे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि फ्रेंकली काबीना में तो अभी तक ये जो पैकेज है वो शेयर नहीं हुआ, काबीना में शेयर नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास मालूमात नहीं। चले अगेन सर, मैं उसी चीज पर आता हूं। ये जितना भी पैसा है ये आपको सिंध गवर्नमेंट के थ्रू लगाना है। शिबली फराज साहब ने दोबारा ये बात की है कि सिंध गवर्नमेंट को पैसे हम नहीं देना चाहते, वो करप्ट गवर्नमेंट है। तो सर, ये इतना ट्रस्ट डेफिसिट है, तो ये पैसा क्या आप कोई इदारा बनाएंगे, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सिंध गवर्नमेंट के लोग भी होंगे, आप भी होंगे, और फिर वो पैसे को लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे उसको मॉनिटर किया जा रहा होगा, कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा? अगेन, खाली वफाक खुद कुछ नहीं कर पाएगा कराची में, भले उसके पास 1100 क्या 11,000 अरब भी क्यों ना हो। सिंध गवर्नमेंट आपके साथ होगी तो मामला सही होगा।
फेडरल गवर्नमेंट के पास भी वहाँ पे एक टूल है, जो एक वहाँ पे कंपनी बनी है जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, वो टूल भी है। फिर ऑब्वियसली FWO और NLC और इस तरह के इदारे हैं जो वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, वो भी उनके जरिए भी किया जा सकता है। लेकिन अब तो मेरा ये ख्याल है कि जो बेहतर सोल्यूशन है उसकी तरफ गए हैं, वो ये है कि सूबा और वफाक जो है वो उसमें पार्टनरशिप करे और वो उसको जो है वो आगे लेके। अच्छा सर, इसकी मोडालिटीज में बड़ा इंटरेस्ट मुझे भी है, आवाम को भी है, कराची की आवाम को खासतौर पे चॉइस साहब, कि वफाक अगर सूबे के साथ मिलकर कराची में कोई प्रोजेक्ट लगाता है, उस प्रोजेक्ट की रनिंग कॉस्ट होती है वो कौन बेयर कर रहा होगा, फिर उस प्रोजेक्ट का कोई प्रॉफिट अगर आता है तो वो क्या शेयरिंग में जाएगा, सूबा लेगा सारे का सारा, वफाक भी उसमें से अपना हिस्सा लेगा। अगर किसी प्रोजेक्ट पे सब्सिडी देना पड़ जाती है, वो सब्सिडी कौन देगा, वो सूबा देगा, वो वफाक देगा, क्या ये तमाम मोडालिटीज तय कर ली गई हैं? क्योंकि अगर देखिए स्टार्ट में कितने पैसे कौन देगा यही वजह तनाजा बन चुका है, अभी आगाज भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, तो आगे तो इतनी मीन मेक होगी, आगे तो इतनी छोटी छोटी चीजें सामने आएंगी, उनमें तनाजा नहीं, उनमें तो पूरे का पूरा फटने का चांस होता है सर, तो उसको किस तरह से आप देखेंगे? अगेन आई हैव नो आइडिया। मैंने जैसे आपको बताया कि क्या पैकेज है, उसकी डिटेल्स क्या है, उनकी चूंकि मुझे मालूमात नहीं है, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। चले ठीक है, लेकिन आखिर में चलें ये बता दें कि क्या 1100 अरब से आपको लगता है कराची की तकदीर बदल जाएगी? मेरा ख्याल है कि हमें फंडामेंटल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना चाहिए और फंडामेंटल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह तो जो है वो आर्जी हल जो है वो ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, जरूरी है एक अर्जेंट, लेकिन परमानेंट रिफॉर्म ये है कि आप प्रोविंशियल सिस्टम के रिफॉर्म। बिल्कुल ठीक। फवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है और आगाज में ही एक तनाजा खड़ा हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। दोस्तों, कौम 1965 की पाक भारत जंग की याद मना रही, अपने वतन की हिफाजत करने वालों को खिराजी अकीदत पेश कर रही। आज पाक फजाइया ने 7 सितंबर यौम शोहदा के तौर पर मनाया। बिलाशुबा पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की सलामती की जामिन है। वक्त कई बार हमारी मुसल्लह अफवाज को आजमा चुका है और हर बार सुरखरू हुई हैं हमारी मुसल्लह अफवाज। ना वो धमकी से डरती हैं, ना असलहे के अंबार से। इन्हें मरूब किया जा सकता है। आजमाइश की कोई घड़ी आए तो सीना तान कर खड़ी हो जाती है हमारी पाक अफवाज। पाकिस्तान की फौज अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे चुकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से जीत चुकी है। यही वजह है कि आलमी सतह पर अफवाज पाकिस्तान की तारीफ की जाती। दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज दुश्मन के किसी भी हरकत का फौरी और पूरी कुव्वत के साथ जवाब देने की सलाहियत रखती है, ताकत भी रखती है और सबसे बढ़कर हौसला भी रखती है। हमारा हर अफसर और जवान अपनी पेशावराना सलाहियतों, आला नज़्म व ज़ब्त और इसार की बदौलत एक ऐसी फौज की नुमाइंदगी करता है जिसकी सलाहियतों को दुनिया ने भी तस्लीम किया है। पाक फ़िज़ाइया किसी भी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। पाक फौज की बहादुरी और जवां मर्दी की एक मिसाल, भारत के जंगी तैयारे मार गिराना, भारत के पायलट को गिरफ्तार करना, इसे फिर चाय पिलाना और फिर वापस छोड़ देना। ये तो अभी हाल ही की बात है। ये तो एक ऐसा वाकया है पूरी दुनिया में जिसकी धूम मची थी और भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा। कारगिल के मार्के में भी पाकिस्तानी फौज ने बहादुरी की दास्ताने रकम की थी। भारत दावा करता है कि उसने कारगिल की जंग जीती, लेकिन भारतीय फौजियों को खुद भी इस दावे का यकीन नहीं है। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल, जिन्होंने कारगिल जंग लड़ने वाले भारतीय फौजियों की सरबराही की थी, वो भी तस्लीम करते हैं कि इन्हें कभी यकीन नहीं आया कि भारत ने कारगिल की जंग जीती। जनरल किशन पाल को अपनी फतह का यकीन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि कारगिल में पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को उनके मोर्चों तक महदूद किए रखा था। भारतीय फौजियों को बाथरूम जाने की जरूरत पेश आती थी, तब भी पाक फौज के डर से ये बाहर नहीं जा सकते थे। भारत के फौजी अफसर मान रहे हैं कि कारगिल की जंग में पाकिस्तानी फौज के हाथों उनकी बहुत बेइज्जती हुई। पाक फौज जो जंग भी लड़ती है, हारे या जीते, दुश्मन को अपनी बहादुरी का कायल जरूर कर लेती है। 1971 की जंग में जनरल मानिक शाह भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनसे पाक फौज के बारे में पूछा गया तो दुश्मन फौज के सरबराह भी पाक फौज की बहादुरी की तारीफ किए बगैर न रह। भारत के दिफाई तज्जिया निगार भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारतीय फौज के मुकाबले में कम तादाद के बावजूद पाकिस्तानी फौज भारत को बराबर की टक्कर देती है। पाकिस्तान फौज के सिर्फ उन जवानों की ही तारीफ नहीं की जाती जो मैदान जंग में दादे शुजात देते हैं, बल्कि उन जवानों का भी जवाब नहीं जो इत्तलात और नशरियात की जंग लड़ते हैं। नाज़रीन,
भारत के एक और रिटायर्ड जनरल पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की भी तारीफ कर चुके हैं। ISPR की बात हो रही है, इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि भारतीय फौज को पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा से सीखने। किसी को मालूम है कि आपने इंफॉर्मेशन की जंग कैसे लड़नी है तो फिर पाकिस्तान को दाद जरूर देना पड़ेगी। नाज़रीन, अमेरिका तो दुनिया की सुपर पावर है, अपने तई हर लिहाज से खुद को बरतर समझता है, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इसकी सोच और फहम से भी ज्यादा काम करते हैं। ऐसे में अमेरिकी फौजियों और हुक्मरानों को भी ये लगने लगता है कि इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी पाक फौज की बहादुरी के किस्से हैं और इसकी वजह यही है कि पड़ोस में मौजूद इतने बड़े दुश्मन और उसके मुस्तकिल साजिशों के बावजूद पाक फौज मुल्की सरहदों के अंदर मौजूद दहशतगर्दों का भी कामयाबी से खात्मा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से भी और बात भी करेंगे कि मजीद अचकज़ई के हवाले से वीडियो भी मौजूद थी, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद थे, फिर क्या हुआ कि इस्तगासा अपना केस साबित नहीं कर पाया। वक्फे के बाद क्या वजह बनी कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाई? क्या वजह बनी कि वीडियो मौजूद होने के बावजूद भी अदालत ने कहा कि सबूत नाकाफी हैं? तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की क्या गलती थी भी या नहीं, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिम अहमद से। आसिम, शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि साबित कौन सी जगह पर, कौन सा ऐसा मकाम था जहाँ पे प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई? वो कौन सा लूप होल था जो रह गया? जी बिल्कुल, 17 जून 2017 को कोयटा के इलाके GPO चौक पर ये वाक़या पेश आया था, जहां पर उस वक्त के रुकने बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल मजीद अचकज़ई की गाड़ी से ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह जाँ बाक हो गए थे। वाक़े के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। हम 3 रोज़ बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें एक दिलखराश मंजर देखने को मिला कि एक MPA की गाड़ी ने तेज़ रफ्तारी से एक ट्रैफिक सार्जेंट को कुचल दिया। एक रोज़ बाद रुकने असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 4 साल तक ये इसका मुकदमा जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 3 साल और उसके बाद सिविल अदालत में 1 साल तक चलता रहा और उसके बाद अब से कुछ दिन पहले उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। आप जो लूप होल की बात कर रहे थे उसमें सबसे अहम जो जब किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी मुकदमे में और इस नौइयत के मुकदमे में जो 302 का दफात के तहत होता है उसमें सबसे पहले शनाख्त परेड कराई जाती है ऐनी जो शाहिदीन होते हैं उनकी जानिब से। इस केस में जो ऐनी शाहिदीन है उनकी जानिब से जो मुलजिम है उसकी शनाख्त परेड नहीं कराएगी, जो कि अदालती फैसला जो जारी हुआ है आज उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो ऐनी शाहिदीन जो मौजूद थे उस वाक़े के वक्त उनको पुलिस की जानिब से वहाँ पर मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद शनाख्त परेड नहीं कराएगी। बाद में जब गवाहान के बयानात अदालत में कलमबंद हुए उस दौरान भी इन ऐनी शाहिदीन ने वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा कि उन्होंने रुकने असम्बली को उस वक्त गाड़ी में देखा था। तो ये 2 चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पर अदालत की जानिब से शक की बुनियाद पर अब्दुल मजीद अचकज़ई को इस मुकदमे से बरी किया गया है। अच्छा, तो क्या वजह है? पुलिस वालों का अपना साथी जाँ बहक हुआ था, पुलिस भी प्रोसिक्यूशन को सही तरह से ना कैरी कर पाई ना लीड कर पाई। ये आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, जैसे शनाख्त परेड का ना कराया जाना? क्या ये भूल हुई, गलती हुई या ऐसी चीज़ है जो मुजरिमाना गफलत के ज़ुमरे में आती? बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन शुरू से ही हमें कमज़ोर दिखाई दी। इसकी वाज़ेह मिसाल ये भी दे सकते हैं कि 3 रोज़ तक वाक़े की 3 रोज़ तक जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया था। ताहम ये वाज़ेह था कि ये गाड़ी एक MPA की है। तो इस हवाले से भी प्रोसिक्यूशन काफ़ी कमज़ोर भी और प्रेशराइज भी हमें शुरू में दिखाई दी। इसके बाद जब जो गवाहान इब्तदाई तौर पर सामने आए थे वो भी बाद में कुछ पीछे हटते हुए दिखाई दिए। अदालत में उनके बयानात जो हैं वो शुरू के बयानात से काफ़ी मुख्तलिफ थे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें पुलिस जो है वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी। ताहम जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि उस जो फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रुजू करेंगे। उस हवाले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है केस बनाने के लिए। तो ये सामने आया है कि जो पुलिस है वो इस मुकदमे से पीछे नहीं हटेगी, वो अपने साथी के लिए अब हाई कोर्ट की जानिब रुजू करेंगे। अच्छा आसिम, ये भी खबरें आई कि जो शहीद कांस्टेबल हैं उनकी फैमिली को भी अप्रोच किया गया और कुछ सेटलमेंट के मामलात भी सुनने को मिले थे, इनमें कितनी सदाकत है?
बिल्कुल, दियत के हवाले से खबरें शुरू से ही गर्दिश कर रही थी और इस हवाले से जो फैमिली थी अताउल्ला कांस्टेबल एएसआई अताउल्ला की जो फैमिली थी उनकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक हुई थी कि मजीद अचकज़ई की जानिब से उनसे राज़ीनामे के हवाले से मुतअद्दिद बार जो है उनसे रब्ता किया गया। इस हवाले से पहले तो वो इनकारी थे, ताम जो अब फैसला है इस दौरान उनकी फैमिली काफ़ी खामोश है, उनके हवाले से कोई बयान भी उनका सामने नहीं आया। अब तक उनसे रब्ता करने की भी कोशिश की गई, ताम उनसे रब्ता नहीं हो पाया। तो कुछ शकूक व शुबात जो है वो अब वाज़े होना शुरू हो गए कि शायद ये मामला दियत के ज़रिए हल कराने की कोशिश की गई है। तो इसमें अब जो बातें की जा रही थी सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से अब चेमी गोइयाँ हो रही हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मामला आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल किए गए हैं। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, अल्लाह ने के बाद।